अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पीपल्स पार्टी ख़ास तौर से आसिफ अली जरदारी की सदारत में अपने मैकियावेलियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, यानी आइडियलिज्म या नज़रियात से ज़्यादा सियासी और ग्राउंड रियलिटीज़ को देख कर स्ट्रैटेजी बनाती है। पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, मगर है भी वो इस तरह से कि आइनी ओहदे जैसे कि सदर, गवर्नर और सेनेट के ओहदों पर तो पीपल्स पार्टी की पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है, मगर हुकूमत की वो पोजीशंस जो फैसला साजी में इन्वॉल्व्ड होती हैं, जिसका इम्पैक्ट आवाम पर बराह रास्त पड़ता है और जिससे वोट बैंक मुतासिर होने का खदशा होता है, इन ओहदों से पीपल्स पार्टी ने अब तक खुद को दूर रखा हुआ है। मगर अब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से एक इशारा मिला है। वो इशारा ये है कि शायद जल्द पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब की काबीना का हिस्सा बनने का फैसला कर लेगी। गिलानी साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में शमूलियत के लिए बातचीत जारी है और पंजाब के हवाले से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि सूबे में मुनासिब हिस्सा मिला तो पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की काबीना में शामिल होने पर गौर कर सकती है। तो क्या वजह है कि पार्टी अब काबीना में शामिल होने का फैसला कर रही है और इससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा सियासत पर, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है कि क्या वजह बनी अब ये डिसाइड करने की कि काबीना में शामिल हो जाए पीपल्स पार्टी, और क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत सूदमंद साबित होगी मुल्क की सियासत के लिए? कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। देखिए, नून लीग तो पहले से ही कह रही थी कि भाई आए हमारे साथ हुकूमत में हिस्सा ले, लेकिन वो शायद टाइमिंग का इसमें मसला है और शायद अब वक्त आ गया है कि कुछ किया जाए और आईनी ओहदों के साथ साथ कुछ हुकूमत में भी हिसाब किताब शुरू की जाए और इब्तिदा जो है वो पंजाब से की जाए। देखिए, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ी स्मार्ट मूव है। अच्छा, मैं इसको क्लेवर इसलिए नहीं कहूँगा कि सियासत में तो चूंकि बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और स्मार्ट और क्लेवर का लफ्ज़ जो है ना वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मैं इसको स्मार्ट मूव कहूँगा। और अच्छा। उसमें जो टाइमिंग है उसके उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी अगर 8 फरवरी के बाद से अब तक देखें तो जो जीती हुई पार्टी कहीं से नज़र आती है और इसके पीछे बाकायदा तौर पे प्लानिंग नज़र आती है मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की, वो उसमें मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि चले, अभी बजट पास आसपास है ना। हाँ। उसमें टाइमिंग ज़रा देखिएगा। और ये फीलर छोड़ा है उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आ गए हैं। 4 मेरे ख्याल में इसके मतलब बनते हैं। पहला मतलब इसका ये है कि वो मरीम नवाज की पॉलिसियों से इत्तेफाक करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस स्पेस का और जिस जगह का वो यानी बात करें, इसका मतलब है कि हल्का सा खदशा भी है, ठीक है। दूसरा मतलब इसका ये है कि बजट पेश करने के फौरन बाद कुछ वजारतें अगर मिल जाती हैं पंजाब में ख़ास तौर पे तो क्या हर्ज है। तीसरा मतलब इसका ये है कि कोalition का हिस्सा बनने के साथ साथ अब गवर्नेंस में भी हिस्सा लेने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि उनको पता लग गया है कि ख़ास तौर पे पंजाब की जो सियासत है वो कुछ मजबूत पैरों पे खड़ी नज़र आ रही है। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जिस तरीके से अपना काम काज उन्होंने शुरू किया है, जो उड़ान भरी है, उसमें उनको लगता है कि इसमें थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कि स्मार्ट मूव है, इसमें मुझे लगता है कि अगर तो फैसला करना है नवाज शरीफ साहब ने तो उसमें वो थोड़ी सी, अगर तो नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है तो वो थोड़ी सी लैतो लाल से काम लेंगे, नेगोशिएट करेंगे। अच्छा, अगर इसमें किसी वजह से शहबाज शरीफ साहब को कहा गया वो तो फौरी तौर पे कहेंगे जी कि मसला ही कोई नहीं। मोहतरमा यानी मरीम नवाज साहिबा को कोई एतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर तो वो बहरहाल रहेंगी। अभी हम सिर्फ पंजाब की बात करें। जी। नून लीग को एक फ़ायदा होगा इसका और एक नुकसान होगा। क्या फ़ायदा? ये होगा कि उनको अब अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई फेलियर होता है किसी डिपार्टमेंट में, किसी जगह पे पंजाब की पॉलिसी जो है वो फेल करती है, तो वो कह सकेंगे कि जी आप भी तो हमारे साथ थे। यानी वो जो ब्लेम गेम होती रही पीडीएम के पूरे अरसे में, इनसे कहा गया जी ये शेयर हो जाएगा। नुकसान ये होगा कि उनको अपने ही लोगों को थोड़ा नाराज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर 3-4 अहम वजारतें दे दी जाती हैं पीपल्स पार्टी को पंजाब में, तो वो जिन्होंने अचकने बनवाई हुई थी, शेरवानियां सेट वेट की हुई थी या जिनको तवक्को थी, तो वो तो नुकसान होगा। अच्छा। नुकसान का दूसरा पहलू ये है कि अब उन्हें
अगर कैबिनेट में यानी जगह देते हैं पीपल्स पार्टी वालों को, तो पीपल्स पार्टी वाले जो उनकी रही है तारीख रही है वो तो इतनी आसानी से बात मानते नहीं हैं, और जो कि अच्छी बात है। तो अब ये होगा कि एक जो अपोजिशन है वो तो उनको सामना करना ही पड़ रहा है, एक अपोजिशन विद इन द यानी कैबिनेट भी आने की तवक्को या उम्मीद आप रखें। अब ये कि इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा पंजाब की सियासत पे, या कल को अगर ये फेडरेशन में भी आते हैं, कल को अगर इस्लामाबाद में आके जो आपकी फेडरल कैबिनेट है उसका भी हिस्सा बनते हैं, तो उसमें सिर्फ यही कहना है कि जो कुछ पीपल्स पार्टी ने हासिल करना था उसने आईनी ओहदों के मुताबिक आईनी ओहदे लेके हासिल कर लिया। ये समझ लीजिए कि बोनस है, और बोनस किसको अच्छा नहीं लगता। अब उसमें कसम पुरसी की इस वक्त की आखिरी बात जी, कसम पुरसी ये है कि नून लीग किसी भी किस्म की इस तरह की शर्त आती है तो चूंकि पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट या फेडरेशन में जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो कबूतर के परों पर खड़ी है, किसी वक्त भी हिल सकती है, तो नेगोशिएटिंग चिप जो है या वो जो बार्गेनिंग चिप है वो शायद मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। लिहाजा ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का आपने बताया है यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो चेयरमैन सेनेट भी हैं, एक तो इसको संजीदगी से लें, दूसरा ये है कि ये मुजदा है कि ये चीज होने वाली है, फीलर छोड़ा है, अब उधर से जवाब जो है वो आएगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है राव खालिद साहब, आपको किस तरह का रोल नज़र आता है इस वक्त पीपल्स पार्टी का सियासत में? एक तरफ ज़ाहिर है वो हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ पर तनकीद भी कर रहे हैं, डेफेमेशन बिल के ऊपर तनकीद सामने आई है, फिर पीटीआई को वो मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सब स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए मिलकर, लेकिन तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अब वो गवर्नमेंट में आने के लिए भी तैयार नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल आपको जैसे कहा फीलर छोड़ा, आपको क्या फील आ रही है? गवर्नमेंट में आने के लिए वो हर वक्त तैयार थे, लेकिन उनका जो पिछला तजर्बा रहा 16-18 महीने की गवर्नमेंट का उसकी वजह से थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से पॉलिटिकल नुकसान बहुत हुआ, नून का भी हुआ, पीपल्स पार्टी का भी हुआ। तो अभी वो हम ये डिस्कस करते रहे, शुरू में ही करते रहे जब इनकी अभी बातचीत चल रही थी हुकूमत में बनाने के लिए कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पे आएगी, वो सिर्फ टाइम लेगी, थोड़ा सा वो देखेगी कि सिचुएशन क्या बन रही है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, आया ये गवर्नमेंट चल पाएगी नहीं चल पाएगी, अगर चलेगी तो किस तरह चलेगी, माशी सूरत क्या होगी, सियासी सूरत क्या होगी, वो सारी चीज़ें वो मद्देनजर रखते फिर उन्होंने जाके फैसला करना था। हुकूमत में तो वो एक मजबूरी में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको कैश नहीं। तो राव खालिद साहब, इस वक्त सिचुएशन किस तरह से बेहतर है जो कि पीपल्स पार्टी को भी फेवर करेगी आपके ख्याल में? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उस वक्त वो शामिल हुए, किसी मजबूरी के तहत हुए, लेकिन उन्होंने कैश कराया, उन्होंने आईनी ओहदे ले लिए। ठीक है। अब अगर वो हुकूमत में आते हैं तो अब उसका पर्पस क्या हो सकता है? क्या यही वजह है कि उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट कोई सही सिमत में चल पड़ी है, माशी मामला ठीक हो गए हैं, सियासी मामला ठीक हो गए हैं, और ये गवर्नमेंट जो अपना जो एजेंडा है वो लेके चलेगी, उसको पूरा भी करेगी, और आगे बेहतरी की सूरत नज़र आ रही है। अच्छा। उसमें महंगाई के मामलात हैं, माशी मामला, दीगर मामला IMF के साथ मुज़ाकरात के हैं, इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं बाकी, तो वो क्या वो ये कन्विंस हो गया कि ये इसी किस्म की सूरत हाल होगी। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कन्विंस हो कि वो वाकई सूरत हाल ऐसी है कि अब हमें ज्वाइन कर लेनी चाहिए। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उनको लग रहा हो कि शायद कोई जल्दी इलेक्शन कॉल हो जाए, तो उससे पहले थोड़ा सा कोई अपने गवर्नमेंट में आके कोई डेवलपमेंट वगैरह ये वो अपने इलाकों शलाकों की बेहतरी के लिए फेडरल गवर्नमेंट से डेवलपमेंट फंड लेके बाकी चीज़ें करके कोई थोड़ा सा अपनी स्पेस क्रिएट की जाए। पंजाब में उनकी बिल्कुल स्पेस नहीं है, पंजाब में कोई थोड़ी सी उनकी 4 सीटें बढ़ जाए, इस किस्म की एक सोच, इस किस्म की एक अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ। ये तो पता नहीं उनकी सोच है कि नहीं, लेकिन ये है कि वो करेंगे क्या आके गवर्नमेंट में, इश्यूज़ क्या हैं हुकूमत के, पहले तो ये देखना पड़ेगा, और उसको किस तरह वो मदद कर सकते हैं। उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू है, उसमें माशी मसाइल हैं, अभी जुडिशरी का नया एक एलिमेंट बीच में आ गया, जो मसाइल चल रहे हैं उनके अपने केसेस चल रहे हैं, जरदारी साहब के और फरियाल बीबी के, PTI के मुकदमात हैं, इंतखाबी धांधली का इशू है, ये इशू बहरहाल मौजूद है अपनी जगह पे। तो उसमें किस तरह से वो मदद कर सकते हैं? क्या सिर्फ बयानबाजी की हद तक वो सपोर्ट करेंगे या कोई पॉलिसी साजी में भी उसमें होंगे? जैसे पंजाब से आवाज़ आ रही है कि मुकदमा बना के तो वो
शायद पीटीआई के जो कायद हैं, बानी हैं इमरान खान साहब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है तो वो उसका हिस्सा बनेंगे। क्या पीटीआई पे को पाबंदी लगाने का भी कोई एक इशारा दिया जा रहा है? पंजाब उसमें बुखारी साहिबा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो जिस तरह से उनको वो साबित किया जा रहा था कि ये बहुत ही दहशतगर्द टाइप या इश्तिहाल फैलाने वाले या अफरा तफरी फैलाने वाली जमात है, तो वो इस किस्म का क्या उसमें मदद करेंगे? अब मसला ये है कि उसमें वजारतों की तकसीम का फिर इशू आएगा, कौन सी वजारतें मिलेंगी कौन सी नहीं मिलेंगी वो आएगा। फिर जो एक 9 मई के हवाले से जो बयानिया है एस्टेब्लिशमेंट का, और PMLN पूरी तरह उसको सपोर्ट करती है, मियाँ साहब ने अगरचे कोई बयान नहीं दिया और कौम भी सपोर्ट करती है उसको, उस पर ये दाएँ बाएँ से बयान दाग रहे थे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पर नहीं आ रहे थे उस तरह से। तो क्या गवर्नमेंट ज्वाइन करने के बाद वो उस बयानिए को भी उसी तरह से लेके चलेंगे जिस तरह बाकी जमातें जो हुकूमत की हैं वो लेके चल रही हैं? तो ये उनके लिए एक चैलेंज होगा। फिर पीपल्स पार्टी के अंदर का मसाइल उसमें आएंगे काफ़ी सारे। क्या उस पर उन्होंने कुछ सोचा है उस बारे में कि जैसे गवर्नर लगाया आपने पंजाब का, मखदूम अहमद महमूद जो यूसुफ गिलानी साहब के अजीज़ भी हैं, गवर्नर भी रहे, उन्होंने पार्टी ओहदे से रिज़ाइन कर दिया, तो क्या बाकी जो लोग हैं वो उनको कोई गिला शिकवा होगा पार्टी के अंदर? जो 2-4 सीटें हैं पंजाब में उस पर कोई प्रॉब्लम होगी? या फेडरल में जिस तरह से है कोई मसले मसाइल इनको उसमें पेश आएंगे? तो ये इंटरनल रिफ्ट जो है उसको भी उनको देखना होगा। लेकिन यूसुफ गिलानी साहब ने बतौर कायम मकाम सदर ये बयान दिया है, ये भी जहन में रखें। जी। तो क्या आसिफ जरदारी साहब ये बयान नहीं दे सकते थे? बिलावल साहब ये बयान नहीं दे सकते थे? यूसुफ गिलानी साहब अगर बात कर रहे हैं, एक तरफ वो रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, जब आप गवर्नमेंट ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें फिर रिकन्सिलिएशन का मामला तो मौखर हो जाएगा, तो वो उस तरह से नहीं चलेगा जब तक गवर्नमेंट फैसला ना करे बैठ के पूरी के किस तरह से हमने इसको लेके चलना है। अच्छा। फिर बजट पास होना है, उसमें जाहिर है वो चाहेंगे कुछ चीज़ें अपनी बनवा लें कि जी हम हुकूमत में आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमारी भी उसमें एडजस्ट कर लें। जी ठीक है साकिब, मुझे बिलावल भुट्टो की वो तकरीर याद आ रही है इलेक्शन के फौरी बाद, जिसमें उन्होंने एक बड़ी मायूसी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे क्योंकि मैंडेट नहीं मिला, पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं दिया है आवाम ने, इसलिए मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि हम हुकूमत में नहीं आएंगे, पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बनाएगी, और फिर कन्विंस करने की उनको कोशिशें की गई। तो अगर अब पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन जाती है, काबीना का हिस्सा बन जाती है, तो फिर बिलावल भुट्टो के उस नैरेटिव को तो ठेस पहुंचेगी ना? एक तो वो मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी शुरू में जो पीपल्स पार्टी है उसकी जानिब से पीटीआई को भी पैगामात जो है पहुंचाए गए कि अगर आप हुकूमत बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार किया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के साथ चीज़ें जो है वो आगे बढ़ी, और शुरू में जब ये गवर्नमेंट बन रही थी तो उस वक्त जो इनकी जो मीटिंग्स होती रही हैं उसमें ये तय पाया था, जो इनिशली पीपल्स पार्टी ने भी एग्री किया था कि वो बजट के बाद जो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे या हुकूमत का हिस्सा बाकायदा तौर पर जो है वो बनेंगे। अब बजट जो है वो आ रहा है जून के पहले वीक में, और उसके बाद अब देखना है। और आज की जो स्टेटमेंट है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से, लेकिन 2-3 चीज़ें जो है वो उनको देखा जाना ज़रूरी है। एक जो हमारे ज़राए जो है वो चीज़ बता रहे हैं कि वो ये है कि पीपल्स पार्टी की 10 जो है वो नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली में, और मखसूस नशिस्तें मिलाकर जो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है वो 13 या 14 बन जाती हैं। और दूसरी तरफ जो नून लीग है उसकी 224 बनती हैं। अगर वो उनकी निकाल दी जाए मखसूस नशिस्तें तो मतलब तकरीबन 250, 180 या इतने राउंड अबाउट बनती हैं। तो वो जो पंजाब है, पंजाब की हद तक नून लीग ये मतलब नहीं हिस्सा देना चाह रही। वो चाहे मतलब इस किस्म की सूरत हाल है कि गवर्नर जो है वो KPK का गवर्नर भी पीपल्स पार्टी आ चुका है और पंजाब का भी, और वो जो जितनी नशिस्तें हैं उनकी पंजाब का हिस्सा बज़ाहिर जो है वो ये समझते हैं कि उनको मिल चुका है, पंजाब की जो काबीना है या पंजाब की हुकूमत है उसका हिस्सा वो ना बने। ये मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए जो है वो ये बता रहे हैं कि, लेकिन फेडरल कैबिनेट का वो कहते हैं कि वो हिस्सा बने। लेकिन पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि हम पंजाब में भी अपना हिस्सा लें। बल्कि जब मीटिंग्स हो रही थी इनिशली जो गवर्नमेंट मरकज़ में और सूबे में बन रही थी, तो उस वक्त जो मीटिंग्स हुई
उन मीटिंग में ये भी बताया जाता है कि जो ज़िला लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूशन थी ब्यूरोक्रेसी की, वहाँ पे भी ऐसे जो है वो कमेटीज़ थी और इस किस्म की भी बात होती रही कि वहाँ पे भी हमें जो है वो हिस्सा चाहिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी मैक्सिमम चीज़ें जो है वो लेना चाह रही है, लेकिन 8 फरवरी के बाद से लेकर आज तक जितने भी क्राइसिस, उसको अगर आप नाम दे लें, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये जुडिशरी का जो मामला है इस पे, या ये हद के इज्जत वाला मामला है, इस पे हद के इज्जत वाले मामले पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हद के इज्जत वाले इशू पे अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे जो सहाफ़ियों के नुमाइंदगान हैं, जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, उनसे गवर्नर जो पंजाब है उनकी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप स्टेक होल्डर हैं और आपकी मुशावरत से ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। बज़ाहिर उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जो इनके खदशात हैं, इतराज़ात हैं, उनको दूर किए बगैर ये बिल इस पर दस्तखत नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी मूव है कि एक तरफ जो पंजाब हुकूमत है उसने फुल फ्लेज 13 मई को वो पेश किया, 19 को मंजूरी करवाई, 6 दिनों में उन्होंने इतनी तेजी से जी कमेटी को भेजा, उसको कहा 2 दिन है आपके पास जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, और फौरी तौर पर करार दिया। सारी तंजीमात ने, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, किसी की नहीं मानी गई, किसी की नहीं सुनी गई। PTI प्रोटेस्ट पे थी, किसी की नहीं सुनी गई। लेकिन वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी है अब वो उन्होंने थोड़ा सा एक्टिवली मतलब लग रहा है। तो वो मैं बता रहा था कि 8 फरवरी से अब तक जितने भी क्राइसिस हैं, पीपल्स पार्टी आके मुख्तलिफ जो पब्लिक के फोरम्स हैं, TV चैनल्स हैं, टॉक शोज हैं, वह पोर्ट्रे ऐसे करती है कि जैसे वो एक जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि वो जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि जितने भी क्राइसिस हैं, अब ये जो खास तौर पर जुडिशरी के हवाले से मामला है, इस मामले पे भी पीपल्स पार्टी की जो व्यू है वो क्लैरिटी नहीं है उसमें। लेकिन गवर्नमेंट जो है उनके लोग आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, हमने देखे हैं। तो इसी तरह ये जो चीज़ें हैं, फिर जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो बड़े एक्टिव हैं। अभी रिसेंटली आज़ाद कश्मीर का जो मामला आया, उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई। फिर सिंध में वो कच्चे के डाकों का मामला आया, वो सिंध में भी गए कि जो सदर का ऑफिस है वो भी एक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा एक्टिव खेल रही है, लेकिन हुकूमत की जितनी उनके जो खामियां हैं, जो उनके अगेंस्ट चीज़ें जाती हैं, जिसकी वजह से अवाम जो है गुस्सा करती है, उस पर कहीं हिस्सेदार नहीं बन रही, अपने कंधों पे वो चीज़ें नहीं ले रही। इस वजह से जब भी कोई बात होती है हुकूमत के खिलाफ, कोई महंगाई है, कोई वो IMF की जो सख्त शराइत आ रही हैं, अभी बजट आ रहा है, तो जितनी भी चीज़ें हैं, वो जब भी कोई बात करता है तो वो नून लीग की बात करता है, वो हुक्मरान इत्तेहाद या पीपल्स पार्टी पे बात नहीं आती। तो अभी तक की जो सिचुएशन है, पीपल्स पार्टी इस तरह खेल रही है। लेकिन बजट के बाद की अब है मामला कि बजट के बाद वो शामिल होंगे और वो कितनी वजारतें लेते हैं और कौन कौन सी आम वजारतें लेते हैं। देखते हैं कि वजारतें लेने के बाद पीपल्स पार्टी क्या इसी का अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर इन्वॉल्व रखेगी गवर्नमेंट के लिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 8 फरवरी के इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन की जो आला कारकर्दगी थी, जिसका खमियाजा हम आज तक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में भुगत रहे हैं, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन खुद एहतसाबी करता, मसाइल की निशानदही करता और आवाम को जवाबदेह होता, इलेक्शन कमीशन ने अपने अफसरान और मुलाजमीन को 3 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर एजाज़िया देने का फैसला किया है। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह किया है कि तादीबी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं जो मुलाजमीन या फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सर्विस ट्राइब्यूनल या अदलिया से जो रुजू किया जा रहा है, उन अफसरान को यह एजाज़िया नहीं दिया जाएगा। मगर फिर सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन की ओवरऑल कारकर्दगी इस काबिल थी कि उसको सेलिब्रेट किया जाए। इलेक्शन कमीशन के अफसरान और मुलाजमीन की असल कारकर्दगी से 8 फरवरी के बाद कई मरतबा पर्दा उठ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने खुद फॉर्म 45 और 47 वेबसाइट पर जारी करके इलेक्शन मुतनाज़ा होने पर ठप्पा लगाया। फिर कई गैर जानिबदारों के ऑडिट ने इलेक्शन में संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदेही भी की है, मगर अकाउंटेबिलिटी होती कहीं नज़र नहीं आ रही। राव खालिद साहब, ये किस खुशी में एजाज़िये दिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अफसरान को? देखिए, इस पे एक बहुत बड़ी ज़्यादती जो हो रही है, जिन लोगों ने असल फॉर्म 47 फील्ड में बनाए हैं, AC वगैरह थे, AC वगैरह थे, तो वो तो इसमें शामिल है नहीं। ठीक। तो ये एजाज़िया तो फिर उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था, या सिर्फ इलेक्शन कमीशन के एम्प्लाई होने की वजह से उनको दिया जा रहा है। उनका
मुझे उनकी कारकर्दगी यानी मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या कारकर्दगी थी। हाँ, exactly. इलेक्शन कमीशन के अंदर जो काम होना था उसमें तो उनकी कारकर्दगी हो सकती थी, उसको हम असेस कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या कारकर्दगी थी। ठीक। एक 2018 में इन्होंने ख़रीदा था RMS सिस्टम, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जी, जो बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है कि जो जिम्मेदारी उसकी है वो वोटर लिस्टें बनने के बाद वो सिस्टम में आ जाती हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इनको फिजिकल काम नहीं करना पड़ता, वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, सॉफ्ट कॉपीज़ उनकी सबकी अवेलेबल होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसके प्रिंटिंग आपकी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ने करनी होती है उसके मुताबिक, और वो स्टाफ जो ये डिसाइड करता है बैलेट पेपर पे किस तरह के निशान होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, वो मेरा ख्याल है कि वो 16 ग्रेड से नीचे वाले ही होते हैं ज़्यादातर, उसमें ऊपर वाले नहीं होते, ऊपर वाले सिर्फ ऑर्डर देते हैं। तो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिखा हुआ है, मैंने उसका जो ब्रोशर पढ़ा जब, उसमें ये लिखा है कि फार्म 45 की वसूली के बाद जो RO साहब हैं उसको RMS में एंट्री कर देंगे। अच्छा। और उसके नतीजे में फॉर्म 47, 48, 49 ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। अच्छा। अब मुझे ये बताएं कि ऑटोमेटिकली कहाँ पे तैयार हुए हैं, जी लिखा हुआ उसमें। ठीक। और जब वो तैयार हो जाएंगे तो वो फिर उसके जो है मेन सर्वर, वो मेन सर्वर में आ जाएगा सारा रिजल्ट, और प्रॉम्प्टली, ये वर्ड यूज किया गया, प्रॉम्प्टली वेबसाइट पे उसको जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, अब ये सारे मराहल मुझे बता दें इसी तरह हुआ जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ था। प्रॉम्प्टली तो नहीं हुए, उस पे लिखा हुआ है सारा, इनके अपना मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। जी जी जी। तो मुझे ये बता दें कि ये सारे प्रोसेस इसी तरह से हुए हैं, फिर तो एजाजिया बनता है अगर ये सारे प्रोसेस इस तरह से हुए हैं। अगर ये इस तरह से नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्या कोई जवाब देगा? RMS पे कितने पैसे लगे? 730 मिलियन रुपये का खरीदा गया, और इंटरनेट पे काम करता था, कहते थे इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं है। अगले कल या परसों भी साकिब बशीर साहब बता रहे थे कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद बताया कि जी इंटरनेट ना भी हो तो कोई मसला नहीं, हमारा सिस्टम उससे मावरा है, बालातर है। हाँ जी, बहुत सी चीज़ों से मावरा था खैर उनका सिस्टम, तो जो उनको पता ही नहीं चला कि क्या होता रहा उसके अंदर। तो ये सारी जो काबिल फ़ख्र कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए हैं, उनकी ड्यूटी है इलेक्शन कराना, ज़िमनी हो, ख़ास तौर पे जो जनरल इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन है और आम इंतखाबात है, वो बर वक्त नहीं करा सके। उन्होंने ऐसे ऐसे बहाने ढूंढे उसको डिले करने के, और ऐसे ऐसे तरीके से ढूंढे कि वो आइनी वायलेशन, कंटिन्यूस परपेचुअल वायलेशन की उन्होंने आइन की। तो एजाजिया तो बनता है। फिर एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ उन्होंने ये नहीं कि उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी या दूसरे के, एक इंतकामी कार्रवाई शुरू की बाकायदा, निशान से लेके, इलेक्शन से लेके, और उनकी जब वो जीत के आए तो उन्होंने जिस जमात को ज्वाइन किया उस जमात से लेके तो रो पीट के मुश्किल से उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को PTI ने आकर ज्वाइन किया। जी जी। और 8 फरवरी के इंतखाबात का आपने जिक्र किया, जिस तरह से 9 को जो उन्होंने कमाल दिखाया, जिस पे एजाजिया उनका बनता है। अगर मेयार ये रखा जाए, और अभी तक वो उस पार्टी के खिलाफ अभी तक उनका बायस ख़त्म नहीं हो रहा, दोबारा इलेक्शन करा के उन्होंने पेपर जमा करा दिए हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं कि जी हम देखते हैं, आपका ठीक नहीं है, ये है, तो फिर उसको लटका के बैठ गए। तो ये अगर तो यही बुनियादी चीज़ें हैं सारी, ठीक है, तो ज़रा यह मुझे बता दें कि उन्होंने कोई तनकीद नहीं कर रहा, जो खुद उन्होंने मयारात मुकर्रर किए हुए हैं RMS के या उधर, क्या ये सारा कुछ उस पर पूरा उतरते हैं कि इनको एजाजिया दिया जाए? मेरा तो ख्याल है इनकी तनख्वाह भी बंद होनी चाहिए, बल्कि इनको देखना चाहिए कारकर्दगी इनकी, इंडिविजुअल जो है इनकी कारकर्दगी ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी देखनी चाहिए, इसने क्या कंट्रीब्यूट किया है और कितना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। जिस मैस में आज हम पड़े हुए हैं वो बुनियादी तौर पे उसकी वजह यही बना, आपने पॉइंट आउट किया। जी जी। तो हमें ज़रा थोड़ा सा समझा दें। एजाजिया मैं अपनी जेब से दे दूंगा, फिर अपनी जायदादें बेच के इनको दे दूंगा, अगर उन्होंने वाकई को मुल्क की खिदमत की है और जमहूरियत की खिदमत की है। बिल्कुल सही बात है। नजमुल साकिब साहब, 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सका इलेक्शन कमीशन, फिर इलेक्शन जब कराया जिस तरीके से कराया, इलेक्शन रिजल्ट्स में जिस तरीके से ताख़ीर हुई, फॉर्म 45, 47 के मसाइल, इतने मसाइल हैं कि मैं लिस्ट डाउन करने बैठूँ तो ये घंटा ख़त्म हो जाएगा, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इन मसाइल का ये तोहफ़ा, ये इनाम, देखिए मुझे इस पे ज़्यादा इतराज़ नहीं है कि ये 3 एजाज़िए क्यों दिए जा रहे हैं। मुझे इतराज़ इस बात पे है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को हिलाल इम्तियाज़ क्यों नहीं अभी तक दिया। अच्छा, सही बात है।
उन्होंने जो कमाल किया है, अगर आपको याद हो तो वो जो डेट आनी थी कि जी किस डेट को होगा, उधर से सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, उधर से आईन ये कह रहा है, उधर से अवाम ये कह रही है। उन्होंने जिस इस्तिकामत और सब्र के साथ अपना रोल निभाया है, तो मेरे ख्याल में एजाजिए इनके तो बनते हैं कि नहीं बनते, उस पर तो मैं अभी बात करता हूँ मुख्तसरन। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि चीफ कमिश्नर साहब को, जो कि ECP के चीफ कमिश्नर हैं, उनको कम से कम हिलाले इम्तियाज बनता है। ये हम अपने प्लेटफॉर्म से एजाजिया क्यों दिया जाता है? जी, एजाजिया क्यों दिया जाता है? एजाजिया इसलिए नहीं दिया जाता कि आपकी जो ड्यूटी है वो आप कर रहे हैं, या आपको 9 to 5 आपने जॉब की तो आपको एजाजिया मिल गया। एजाजिया मिलता है जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो रूटीन से हटके है और उसमें आप 24 घंटों में 22 घंटे काम करते हैं। मिसाल देता हूं उसकी, फॉरेन ऑफिस में फर्ज करें अगर एजाजिया दिया जाता है 1 महीने का, जिसपे कि फाइनेंस डिवीजन ही नहीं मानती, क्यों दें जी 1 महीने की तनख्वाह। फर्ज करें कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में, उसमें आपका फॉरेन ऑफिस सारे का सारा जो है अपने स्टाफ और अफसरों समेत 22-23 घंटे काम करता है फॉर अबाउट 2 or 3 वीक्स। तो उसमें यह हुआ कि आपने एक आउट ऑफ द वे काम किया, तब आपको उसकी यानी आप जो समझे कि आपको शुक्रिया अदा किया जाता है कि आपने एक काम एक्स्ट्रा किया जाता है। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये साल में तो नहीं, ये तो 2-3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। जी। इनको तनख्वाही किस चीज की मिलती है? इनको एजाजिया बनता ही नहीं है। और चलो अगर आपने बना ही लिया तो किस काम पे, कौन सा काम इन्होंने किया? और फिर 3-3 एजाजिए यानी 3-3 महीनों की तनख्वाह, बात नहीं बनती। लगता यह है कि उनको इसलिए एजाजिए दिए गए हैं कि उन्होंने किसी की मर्जी के मुताबिक इलेक्शन करवाए हैं, वरना इसके अलावा कोई रीजन बनता नहीं है। फिर वो पुलिसमैन, वो जो सारे पुलिस वाले खड़े थे यानी बूथ के सामने, और जो इधर से नारे लगा रहे आ रहे थे, मियां दे नारे बजणगे, और उनको अहकामात थे कि सिर्फ इनको अपने अंदर डालना है, अंदर भेजना है, उनको क्यों नहीं दिए गए एजाजिए? वो सिक्योरिटी के लोग जो थे जिन्होंने दिन रात वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए, उनके एजाजिए किधर हैं? वो एडमिनिस्ट्रेशन के किधर हैं जिन्होंने कि असल में करवाए इलेक्शन ऑन ग्राउंड? और फिर वो जो पिंडी के चीफ कमिश्नर साहब थे, उनका एजाजिया किधर है? तो मुझे मैं हैरान होता हूं कि ये किस किस्म की बात हो रही है। देखिए, एजाजिए अगर हुकूमत की बात करें ना तो ये पीनट्स है, ये कुछ भी नहीं है। 3 महीने की तनख्वाह किसी बंदे को मिल रही है, किस चीज की मिल रही है भाई? लिहाजा मैं इस पे और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि जो असल में काम किया है इस 8 फरवरी के इलेक्शन में, उससे पहले भी, उसके दौरान भी, और ख़ास तौर पे 9 फरवरी को और उसके बाद, और जिस तरीके से उस रात को जो है वो रोकने सारे, और इसको ऐसे होना नहीं चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, अहकामात जा रहे हैं चारों तरफ, बड़ी मेहनत की है चीफ कमिश्नर साहब ने, और इनको हिलाले इम्तियाज़ मिलना चाहिए। ठीक है साकिब, आप मुतमईन हैं इस एजाजिए से, या आपको लगता है ये कम है और मज़ीद कुछ नवाजिशात होनी चाहिए थी, जिस तरह की ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई इलेक्शन कमीशन ने? नहीं, मेरा ख्याल है कारकर्दगी तो जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है और रिटर्निंग अफसरान है, एक्चुअली कारकर्दगी उनकी है। कारकर्दगी जो जिनको दिया जा रहा है ये एजाजिया, उनकी बनती नहीं है। अगर बिल्कुल मेरिट पे अगर आपने बात करनी है, क्योंकि ये जो राव खालिद साहब ने बात की, ये बिल्कुल इसको अगर देखें ना तो ये हर मसले की जड़ है। ये EMS सिस्टम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। इतना महंगा सिस्टम लगाया इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने इसकी बहुत ज़्यादा पजीराई की, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस दी, बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स हुई, लोगों को बताया गया, मीडिया पर्सनस थे उनको बताया गया कि इस दफ़ा ज़बरदस्त सिस्टम जो है हम ला रहे हैं, EMS सिस्टम जो है। और उसके बाद EMS सिस्टम कहाँ गया कुछ पता नहीं है। वो जो राव साहब ने बताया, एग्जैक्टली तकरीबन 1 बजे का टाइम था 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में। मैं खुद मौजूद था यहाँ मरकजी इलेक्शन कमीशन में, तो वहाँ आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई मसला नहीं है, जो EMS सिस्टम को इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है। अभी 1 हफ्ता पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, तो इस्लामाबाद के 3 हलकों को उन्होंने खोला है और इन 3 हलकों को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ जो इख्तियार किया है वो बड़ा हैरान कुन है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि क्योंकि उस दिन इंटरनेट नहीं था तो EMS सिस्टम जो है वो हमारा उसमें उस तरह रिजल्ट्स नहीं हो सके। और हालांकि इन्होंने बताया था कि EMS सिस्टम के साथ आप जो रिजल्ट्स
जी, जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, जो रिजल्ट्स उसके साथ अटैच करेंगे, वो रिजल्ट्स अगर उसी वक्त डिलीवर ना भी हुए तो उस सिस्टम में आ जाएंगे। बाद में जब इसके साथ अगर कोई मसला आता भी है तो बाद में पता चल जाएगा कि इस टाइम पे ये फॉर्म 45 अटैच किया गया है और उसके बाद उसकी ऑथेंटिसिटी भी पता चल जाएगी। और अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन खुद EMS सिस्टम के सारी चीजें देने से पीछे हट रहा है। उसकी वजह सिंपल और सादा सी है, हर चीज एक्सपोज हो जानी है। अभी इस्लामाबाद के 3 हलकों में रिसेंटली एक जो है वो आई है, रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में उन्होंने वही बताया है जो यहाँ के जो हारे हुए लोग जो अदालतों में पहुंचे हुए हैं उनके जो अदादो शुमार हैं वही उन्होंने बताए हैं। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन हलकों, पंजाब के भी कुछ हलके और इस्लामाबाद के भी, और जिन पे क्वेश्चन मार्क है फॉर्म 45 और 47 वाला, वहाँ के जो सेकंड और थर्ड वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो एक हलका है भावल नगर का, वहाँ का मुझे बताया गया कि तीसरे या चौथे नंबर वाले बंदा जो है फॉर्म 47 पे आगे आ गया। अब जो दूसरे नंबर पे जो था मुस्लिम लीग नून का, उसने ये एफिडेविट दिया हुआ है कि पहले नंबर के जो PTI का बंदा है, आजाद है, वो जीता हुआ है, तीसरे नंबर वाला नहीं जीता हुआ। तो इस किस्म की जो सिचुएशन है, जब ये खुलेगी, सारे मामलात खुलेंगे, तो आप फिर कैसे डिफेंड कर सकेंगे इन एजाजियों को और इस तरह की कारकर्दगी को। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने फाइलों के जो मुंह भरने और जो एक माहौल बनाने वाली बात तक जो है रहा है, बाकी ग्राउंड पे उनकी जो है वो कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। मेरा ख्याल है जो मुखालिफ हैं वो भी मतलब कहीं ना कहीं, मतलब मुस्लिम लीग नून के अंदर के लोग जो है वो कहीं ना कहीं सवालात जो है वो उठाते रहे हैं। तो इससे बड़ी बात हो सकती है, एक तो PTI तो कह ही रही है, दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है वो हुई है। तो ये सारी इस्लामाबाद के तीनों हलकों की आप देखें, मसाइल की निशानदेही हो रही है, ठीक है, लेकिन इस निशानदेही के बाद क्या हो रहा है? अकाउंटेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है? कि नॉलेज एटलीस्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से ट्राइब्यूनल्स में इस वक्त मामलात हैं, तो वहाँ क्या चल रहा है अकाउंटेबिलिटी फ्रंट पर? इस वक्त जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। एक मसला जो है उस वहाँ पे भी मौजूद है। मैं तो हैरान हूँ, ये एजाजिये पे इतना उन्होंने टाइम लगा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 या 6 जजेस के नाम दिए हुए हैं कि ये जजेस जो है वो पंजाब में लगाएं, क्योंकि 2 या 3 वहाँ पे ट्राइब्यूनल जज हैं, 6 और लगेंगे, 9 होंगे, ताकि ये जल्दी जो है वो निपटाया जा सके। तकरीबन 1.25 महीना हो गया है। वो लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास पड़ी हुई है, वो कंसेंसस नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, आप जो है वो और नाम भेजें, हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे। हालांकि ऐसा होता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन लिखता है हाई कोर्ट्स को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जितने नाम वो मांगता है वो नाम देते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन होता है, वो काम शुरू कर देते हैं। तो पंजाब में एक नया बहरान जो जन्म ले रहा है इलेक्शन कमीशन की इस जो है वो इस वजह से कि 1.5 माह हो गया है उन्होंने नोटिफाई नहीं किया और वहां पे मामला जो है वो रुके हुए हैं। इस्लामाबाद की हद तक क्योंकि 3 हल्के ही थे तो यहां शुरू हो गया। कल से ऑनवर्ड अगले 3 दिनों में तीनों हल्कों की हेयरिंग्स होनी है, तीनों हल्कों में एक्टिवली काम शुरू हो गया। और मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में क्योंकि 3 ही हल्के हैं, एक जज साहब हैं और अगले 1.5 से 2 माह में यहाँ का मामला जो है वो आ जाएगा सामने कि यहाँ का इलेक्शन जो है वो कैसे हुआ है। ठीक है, और वही बात है साकिब के मामलात सामने आ भी जाएं तो अब मामलात तो फिर गंदम स्कैंडल में भी सामने आ गए, मगर हुआ क्या, एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, ये प्रॉब्लम तो रहती है। जी बिल्कुल, इसमें जो PTI की गवर्नमेंट थी, डस्का इलेक्शन हुए थे, वहाँ के प्रिजाइडिंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान के हवाले से शिकायत आई थी। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने उन शिकायत को नोट किया, कमेटी बनी, उनके हवाले से रिकमेंडेशन आई कि जहाँ जहाँ गड़बड़ थी, जहाँ पे वोट ऊपर नीचे हुए, बाकायदा तौर पर वो काम हुआ। इस मामले में इस दफ़ा 8 फरवरी के इलेक्शन में तो ये काम भी उन्होंने करना जो है वो नहीं समझा। एक चीज़ है कि इस्लामाबाद के 3 हल्कों में फ़र्ज करें कि अगले 2 मंथ में इस्लामाबाद के 3 हल्कों का रिजल्ट आ जाता है और वो रिजल्ट इन तीनों हल्कों पे क्वेश्चन मार्क अगर हुआ तो मेरा ये ख्याल है कि पूरे इलेक्शन पे फिर जो है वो सवालिया निशान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक विद अस। वेलकम बैक जी। भारत में 18वीं पार्लियामान की तश्कील के लिए लोकसभा के इंतखाबात का अमल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। छठे मरहले में हफ्ते को 6 रियासतों और विफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मजमूई तौर पर 58 नशिस्तों पर वोटिंग हुई है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जमात आम आदमी पार्टी
और मोदी की हुक्मरान जमात यानी बीजेपी में सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। इस दौरान मोदी की तरफ से मुस्लिम फोबिक बयानात आने का सिलसिला भी जारी है, मगर सवाल ये है कि मोदी और बीजेपी ही है क्या जो मुस्लिम फोबिया का शिकार है, और क्या यही जमात पाकिस्तान से ताल्लुकात की राह में रुकावट है, और क्या अगर मोदी हार गए तो क्या पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? नजमुल साकिब साहब, इज मोदी दी ओनली प्रॉब्लम? मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। अच्छा, देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक पूरी तारीख है और उसमें हमने कांग्रेस की भी देखी हुकूमत जब आती है। अब यह है कि इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर अल्लाह करे कि ये मोदी हार जाए, और हम तो दुआ ही कर सकते हैं, फैसला तो हिंदुस्तान की आवाम ने करना है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर वो हार गए तो पाक भारत ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा, एक छोटी सी आपको बात बताते हैं जिससे वजाहत हो जाएगी जी। ये 1960 की बात है और क्यूबा के सदर फिदेल कास्त्रो से किसी ने पूछा कि निक्सन को सपोर्ट करते हैं कि कैनेडी को, तो उसने एक बड़ी मज़ेदार बात की। उसने ये कहा कि जूतों का एक जोड़ा होता है ना, हाँ, तो जो शख्स पहनता है उसको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उल्टा पाँव है कि सीधा पाँव है। असली चीज़ ये है कि अमेरिका में ज़ायनिस्ट हुकूमत है और वो जो इजराइल की पुष्ट पनाही पे चल रहा है अमेरिका, और उसमें अगर आ जाती है एक पार्टी आती है तो वो ज़रा हार्ड स्टांस लेती है, अच्छा। दूसरी पार्टी आती है तो वो ज़रा सॉफ्ट पावर से काम लेती है। बात एक ही है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कोई भी हुकूमत आएगी न्यू दिल्ली में इस वक्त जो हालात हो चुके हैं, मिसाल के तौर पे सिर्फ अगर आप कश्मीर की बात कर लें, पाक भारत ताल्लुकात पे अब बात करते हैं, अगर आप कश्मीर पे बात कर लें तो जो अगस्त 2019 को 370 एब्रोगेट हुआ, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको वैलिडेट कर रही है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की अपनी कोई दोस्त किस्म की कोई हुकूमत भी आ जाए, हाँ। इसको कैसे रिवर्स करेंगे आप? और अगर आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते तो ताल्लुकात में बेहतरी आएगी कैसे? दूसरा अहम पहलू है ट्रेड का। ठीक है, ट्रेड पे जो है वो बात ही कोई नहीं कर रहे। हमने इतने कर दिए, ये डार साहब ने अभी यानी लंदन में बैठ के कहा, ये वज़ीर आज़म हमारे जो हैं उन्होंने तो ये जहाँ तक कहा कि जी यूएई की हुकूमत जो है वो उसमें मदद करे हमारी बातचीत करने में, उधर से मुकम्मल खामोशी है। मोदी साहब अगर हारते हैं, जो भी हुकूमत आएगी, ज़ाहिर है वो कोलिशन की आएगी, वो जो इनकी बनी हुई है कोलिशन, उसमें इस तरह के बड़े बड़े मामलात में तो वो नहीं कर सकेंगे कुछ, वो यानी बिसात नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। होगा क्या? अच्छी बात ये होगी कि कश्मीर पे जो इस वक्त बिल्कुल ही रिवर्स हो चुका है हिसाब किताब, उस पे बातचीत होने की बातचीत हो सकती है। अच्छा। कि हम बातचीत कर सकते हैं, वो जो ऊपर से डिप्लोमेटिक होता है ना आपका वो सतह। दूसरा ट्रेड की बात, इस वक्त तो खामोशी है, उस वक्त ये होगी कि हम ट्रेड की बात करने के लिए बातचीत कर सकते हैं। लिहाजा अगर मोदी हारते हैं, नई कोई भी हुकूमत आती है तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा कोई नहीं आएगी ऐसी बड़ी खुशाइन तब्दीली, लेकिन ज़रा हाथ हौला रखेगा न्यू दिल्ली। और वो जो हाथ हौला है अंडर द सर्कमस्टांसेस, देखिए दोनों मुल्क जो है ना वो न्यूक्लियर ताकतें हैं और उसमें कई किस्म के मसले मसाइल पैदा हो गए हैं। उधर से कोई एक्सीडेंटल क्रूज मिसाइल भी आ जाता है, वो आपकी फ़ज़ाई हदूद और आपके पानियों में जाके इंटरवीन कर रहे हैं। कोई अभिनंदन इधर से आ जाता है, कोई कुलभूषण यादव इधर से निकल आता है। इस तरह की सूरत हाल थोड़ी कंट्रोल में आएगी और जो सबसे पहला काम करेगी हुकूमत वो ये करेगी, जो इस वक्त दाग लगा है ना काला, ये आपका जो निजर का केस है, हरदीप सिंह निजर का केस कनाडा के साथ, कि दूसरे मुल्कों में जाके आप जो है वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनकी तरफ तवज्जो देगी वहाँ की हुकूमत। और उसमें मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान की हुकूमत जो है, रियासत हिंद जो है, हाँ। वो थोड़ा सा अपने आप को मेलो डाउन करेगी और इकोनॉमिक पे ज़्यादा जोर होगा। और अगर इकोनॉमिक पे ज़्यादा जोर होगा तो पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा सूरत हाल पैदा हो। कैसे नजमुल साकिब साहब, फॉलो अप सवाल ले लीजिए। इकोनॉमिक फ़ायदा देखते हुए इंडिया पाकिस्तान के साथ क्यों ट्रेड करना चाहेगा? पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा है ना, हिंदुस्तान को भी आपको लगता है उतनी ज़रूरत है पाकिस्तान की? नहीं, पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान को भी ज़रूरत है। अच्छा। याद रहे कि ये जो हमारे खान साहब की गवर्नमेंट थी ना, ये जब 2019 का वाक़या है तो वो आए थे और उस वक्त
खान साहब की हुकूमत ने ये फैसला किया कि ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि यानी ये अगस्त 2019 का वाक़या पेश आ गया, कश्मीर को उन्होंने इलीगली अनेक्स कर लिया अपने साथ मकबूजा कश्मीर को। तो उस वक्त पाकिस्तान ने ये किया कि उसको कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, और वो था एक डिप्लोमेटिक इन प्रिंसिपल फैसला था। अच्छा। उसका ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं था। ट्रेड जो है ना, जो बायलैटरल ट्रेड जिसको हम कहते हैं, वो दोनों मुल्कों के हक जाहिर है। अच्छा, वो करना इस वक्त क्यों नहीं चाहता? इसलिए कि डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली यानी सिफारती तौर पे और सियासी तौर पे हिंदुस्तान सूट नहीं करता हिंदुस्तान को इस वक्त। अच्छा। उधर के जो जयशंकर हैं, उधर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट। इसका क्या मतलब है कि कुछ भी हमें इससे नहीं चाहिए। वो एक तरह से इग्नोर मार रहे हैं इस तरह की कंटेम्प्ट के साथ, कोई वो मौका हाथ से जाने नहीं देते। और वो याद रहे कि मोदी जो है, नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर वहां के हैं, वो क्रेडिट लेते हैं कि पाकिस्तान को जो इस वक्त माशी प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने क्रिएट की हैं, हिंदुस्तान अच्छा। उसका क्रेडिट लेता है। तो इस सूरत में वो इस चीज को भूल गए हैं कि वहां के लोग जो हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके हक में भी ये तिजारत जाती है। तो इस वक्त तिजारत तीसरे चौथे नंबर पे है, ऊपर सियासत चल रही है, और फिर इलेक्शन के दिन, और फिर इलेक्शन में जीतना, और फिर पाकिस्तान बैशिंग, ये सारा कुछ जो है इस वक्त चल रहा है। हिंदुस्तान के हक में जाती है ये बात, बायलैटरल है ना, दोनों के जो यानी बिजनेसमैन है उनको फायदा होगा, लेकिन वो सियासी तौर पे अपने ही लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहे, इसलिए कि पाकिस्तान बैशिंग करनी है, पाकिस्तान को इस वक्त इग्नोर करना है, पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट। बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिसाइज हुई है ना चीज़ें। राव खालिद साहब, अब पॉपुलिज्म वहीं काम करता है जहां पर आवाम भी उन सेंटिमेंट्स के साथ रेजोनेट कर रही हो। तो अगर आवाम में ये जहर भरा जा चुका है मुस्लिम फोबिया का, पाकिस्तान फोबिया का, तो फिर तो मोदी आ जाए या मोदी ना हो, कोई और आ जाए, ये जहर तो ख़त्म नहीं होगा ना। जी, जहर तो ख़त्म होने के इम्कानात बहुत कम हैं। हाँ। और जो एक ओवर द ईयर्स, यानी आप जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से जो चीज़ें चल रही हैं उसमें जो एक ओपिनियन जो है दोनों तरफ, वो इसी किस्म की पाई जाती है एक दूसरे के बारे में। जी। दुश्मन का कॉन्सेप्ट है, जाहिर है हमारा, और तो कोई हुआ है नहीं, मुखालिफ का तो नहीं है। तो उसमें होता ये है कि जो जितने ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी इलेक्शन जब भी होते हैं भारत के, तो उसमें ये इनकैश कराया जाता है सेंटीमेंट। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता, लेकिन कराया जाता है। हमारे यहाँ जब किसी लीडर का बेड़ा गर्क करना हो या उसको सज़ा देनी हो, तो फिर हम इस नैरेटिव को यूज़ करते हैं कि इंडिया का यार है, मोदी का यार है और वो गद्दार है और उस टाइप का। अच्छा, मोदी भी इस वक्त यही कर रहे हैं, कांग्रेस को मुसलसल यही लेबल बाहर करने के लिए। जी जी, इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, बिल्कुल उल्टा है हमारे यहाँ। हमने जिसको इलेक्शन से बाहर निकालना हो, हराना हो, उसको हम मोदी का यार करार देते थे, भारत का मंत्र इस्तेमाल करते हैं। तो उधर जब उन्होंने इलेक्शन जीतना हो तो वो ये पाकिस्तान मुखालिफ वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि मोदी साहब जब से आए हैं 10 साल हो गए उनको, तो उन्होंने ये इसको बहुत ज़्यादा एज ए स्ट्रेटजी उसको अपनाया। और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि गुजरात से जब वो चीफ मिनिस्टर होते थे उस वक्त से उन्होंने यही स्ट्रेटजी रखी है, एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट को वो और हिंदुत्व को फ़रोग दें, और महाभारत का वो सारा। और अभी उन्होंने इस इलेक्शन में तो नया ही ड्रामा कर दिया ना कि हम पाकिस्तानी कश्मीर पे भी कब्ज़ा कर लेंगे। जी जी। और वो सारा वो उनके वो बानी अजय शाह जो हैं वो, और उनके जो वालिद अमित शाह वो बयान शान इस किस्म के दे रहे हैं। हाँ, जिसपे अखंड भारत, हाँ जी, अखंड भारत का मनी शंकर अय्यर जो कांग्रेस के, उन्होंने उस पर उसको कहा कि जी एंगेज करें पाकिस्तान को, न्यूक्लियर स्टेट है। फिर फारूक अब्दुल्ला ने यही बात की कि वो पाकिस्तान चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठो, आप एंगेज कर लेंगे। उस पर फिर मोदी साहब ने टांट की। तो ये सिलसिला चल रहा है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग मैं एक चीज़ बताऊं, 2013 में स्टीफन पी कोहेन ने बुक लिखी थी, शूटिंग फॉर अ सेंचुरी। अच्छा। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे प्रोफेसर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट पढ़े रहे, फौत हो गए। अच्छा। अमेरिका के, और पाकिस्तान से बड़ी हमदर्दी रखते थे, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बड़ी तायद करते थे। अच्छा। वो ये कहते थे कि जिस तरह से दोनों मुल्क चल रहे हैं कश्मीर को लेके, तो ये 2047 तक भी ये मसला हल नहीं होगा। और उसकी वजह अगर हम उस पर गौर करें तो अभी जो लेटेस्ट बुक आई है, लेटेस्ट नहीं, ये इन्होंने फौत हो गया है, एस के लांबा जो थे, एम्बेसडर भी रहे और एडवाइज़र रहे उनके, अच्छा। अफगानिस्तान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के।
उन्होंने जो बुक लिखी है लेटेस्ट, जिसमें उन्होंने इन परसूट ऑफ पीस, उसमें उन्होंने उसकी वजह बताई है कि क्यों नहीं हो सकता ये। उन्होंने कहा ये फैसले जितने भी हैं कश्मीर से मुतल्लिक ना, ये सियासी डोमेन में होते हैं, सफारती डोमेन से इसका कोई लेना देना सही नहीं। बात है, सही बात। तो आप जब सियासी डोमेन में होंगे तो फिर उसको पॉलिटिकली यूज करेंगे। वो पॉलिटिकली जब आप यूज करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा। अब मोदी साहब रहते हैं नहीं रहते, जो असल चैलेंज है उनके, वो जब चले जाएंगे या होंगे भी, तो चले जाएंगे तो ज़्यादा वो वाजे होगी आपको। एक जो उनके अंदर डिस्कशन हो रही है वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो कहते हैं ये जालसाजी है जो ये पेश करते हैं, जी जी, फार्स है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो उसका भांडा फूटेगा, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर मोदी साहब की जो क्लोज बिजनेस टाइकून्स थे जो सपोर्ट बहुत करते थे उनको, उनकी करप्शन के हवाले से, जिसमें जो फ्रांस से इन्होंने तैयारे खरीदे थे उसके हवाले से बहुत सीरियस इश्यूज मौजूद है। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेस ऑफ बीजेपी जो था, उसने भारत का फेस भी जो है ना वो सेकुलर से इंतहा पसंदाना कर दिया है। उसको अंडू करने के लिए अगली गवर्नमेंट को कोशिश करनी पड़ेगी और इनको जो उसका करना पड़ेगा वो है। फिर चाइना के साथ उनके जो मामला चल रहे हैं, और फिर ये जैसे नजर केस का आपने किया क्रॉस बॉर्डर जाके, अजीत डोवल की जो डिफेंस ऑफेंसिव पॉलिसी थी, अजीत डोवल का किया भी भुगतना पड़ेगा इनको। तो मेरा ख्याल है मोदी साहब जब नहीं होंगे तो उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को भी और मोदी को भी। ठीक है साकिब, आप रिवर्स होते देख रहे हैं इस तरह की पॉलिसीज अगर मोदी इस दफा इलेक्शन हार जाते हैं? मेरा ये ख्याल है कि रिवर्स हो भी सकता है, लेकिन मोदी जीत भी जाते हैं तो फिर भी कोई सिचुएशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि वहाँ का एक जो अवामी जो सेंटीमेंट है वो तकाजा करता है कि वो अपनी तकारीर में पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक जो मुस्लिम मुखालिफ जो स्टेटमेंट्स हैं, बयानात हैं, इस तरह की जो बयानात दें। उसकी एक ताज़ा मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि अरविंद केजरीवाल, ये जो दिल्ली के जो वज़ीर आला हैं और आम जो आदमी पार्टी के सरबराह हैं, इन्होंने 2 दिन कबल जो फवाद चौधरी हैं उनकी ट्वीट के आप उनको कोट किया। उन्होंने कहा कि आप जो है वो जो कुछ हमें बता रहे हैं आप अपने पास ही रखें और अपने मामलात जो है वो आप ठीक करें, हम अपने ठीक कर लेंगे। ये बात उनको कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो फवाद चौधरी को ऐसी बात नहीं कर रहे थे कि कोई मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा, लेकिन यह है कि उनको ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इस किस्म के जो बयानात थे फवाद चौधरी या यहाँ के जो बयानात जा रहे थे उनको मोदी सरकार और जो दूसरे उनके मुखालिफिन हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर आप इनको वोट देंगे तो ये तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो फिर उनको बाकायदा डिसओन करना पड़ा कि आप भाई अपने पास अपने मामलात करें, हम जो है वो कर लेंगे। तो ये इस किस्म की जो नीयत है, सोच है, बहरहाल वो मौजूद है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कम चांस होंगे कि मोदी जीतें, कि हालात जो है वो आगे बेहतरी की तरफ पाकिस्तान की आए, क्योंकि मोदी बड़ी जो स्ट्रांग स्टेटमेंट्स दी हैं पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करने की कोशिश की है, ख़ास तौर पर जो मोदी हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ दिए हैं। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो मेरा यह ख्याल है कि उसमें शायद बेहतरी की गुंजाइश हो, जो इनके होते हुए चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी पाक भारत जो ताल्लुकात के हवाले से। और साकिब, इस वक्त इलेक्शंस के ज़ाहिर आखिरी मरहला शुरू हो चुका है, तो अब तक वहाँ पर क्या रिपोर्ट्स आई हैं? धांधली की भी कुछ जगहों पर रिपोर्टिंग हुई है, तो इस पर अगर आप थोड़ा समराइज हमें एक ओवरव्यू दे सकें। छठा जो मरला है वो इलेक्शन का वो कल वहाँ पे मुकम्मल हुआ है और 7वां और आखिरी 1 जून को होगा शुरू और 4 जून को रिजल्ट्स भारत के वो 7 मराहल में जो हुई हैं, इसमें तकरीबन 543 जो सीट्स हैं उनकी लोकसभा की, जिसमें 486 पे अभी जो इलेक्शंस हो चुके हैं, बाकी रह गई हैं 1 जून। तो नेक्स्ट जो मंगल तक जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे। कुछ जो शिकायत की आप बात कर रही हैं, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स जब आएंगे फिर पता चलेगा कि चीज़ें जो है वो किस तरह। और अभी तक का सर्वे क्या बता रहा है? पॉपुलैरिटी अभी मोदी की है बरकरार या उसमें कहीं ना कहीं कोई डिक्लाइन भी नजर आया है इकोनॉमी की वजह से, स्पेशली जो ग्रास रूट लेवल पर है? वैसे ओवरऑल जो मैंने जो इंटरनेशनल मीडिया या भारत का जो अंदरूनी मीडिया है वहाँ का चेक किया है, वहाँ मोदी जो है वो काफ़ी उनका लेवल पॉपुलैरिटी का लेवल मौजूद है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो बाज़ औक़ात मुख्तलिफ भी हो जाया करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में 8 फरवरी से पहले हम वो नहीं सोच रहे थे जो यहाँ के रिजल्ट हैं। बिल्कुल सही बात है। खैर पाकिस्तान की मिसाल तो क्या ही बात है। नजमू साकिब साहब, क्या आज सवालात लेकर आए हम नाज़रीन के लिए? शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल जी। ज़रूरी सवाल, इत्तला मिली है
कि जो सुस्त होगा वो टीम का हिस्सा नहीं होगा। जी। जो सुस्त होगा वो टीम का हिस्सा नहीं होगा। ज़रूरी सवाल ये कि इसका फैसला कैसे किया जाएगा कि कौन सुस्त है और कौन नहीं, और अगर साबित हो गया कि कोई सुस्त है तो क्या उसको टीम से वाकई निकाल दिया जाएगा? सुस्ती टेस्ट होगा। ठीक है। आज का गैर ज़रूरी सवाल। जी। खबर मिली है कि सूबों को वसाइल मुहैया करने के बाद, सूबों को वसाइल मुहैया करने के बाद मरकज के पास कुछ नहीं बचता। ठीक है। गैर ज़रूरी सवाल ये है, मरकज के पास इतना भी नहीं बचता कि किसान की गंदुमी खरीद ले। बिल्कुल ठीक है। ये सवालात नाज़रीन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। हमें दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।